Good morning children. Welcome you all in your own channel फिजिक्स की आवाज़ जो आपको प्रोवाइड करता है फिजिक्स इजी नोट्स। आज हम मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम किसी भी वेक्टर को इसके अलग अलग डायरेक्शंस में इसको रिजॉल्व करेंगे, बांट देंगे। इस तरह से बांटेंगे कि अगर उन बटे हुए हिस्सों को अगर आप एड अप करते हो तो आपको फिर से वही ओरिजिनल वेक्टर जो है वो मिल जाता है। उसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। The process of splitting a vector into two or more components such that addition of all components gives the same vector is called resolution of a vector. और जो parts हमें obtain होते हैं उसको हम बोलते हैं component of the vector. Now suppose आप लेते a vector जो है, this is a vector which is to be resolved into two components in the direction of a vector and b vector। इसके अलॉन्ग इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसमें मान लेते हैं कि हमने वेक्टर a को रिप्रेजेंट किया। लेट द वेक्टर a इज रिप्रेजेंटेड, ये आपका वेक्टर a हो गया। इसको हमने रिप्रेजेंट किया ओ क्यू से। ठीक है, एंड एक हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे ओ पी जो पैरेलल होगा वेक्टर ए के। तो ये मान लीजिए आपका एक वेक्टर है ओ पी, दिस इज ओ क्यू, दिस पैरेलल है ये आपका वेक्टर ओ पी जो है ए वेक्टर के। सो एंड दूसरा हम इसका नाम रख देते हैं ओ पी, पी क्यू ले लेते हैं जिसको हम पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ये क्यू पॉइंट होगा डी वेक्टर के। ठीक है, ये ए वेक्टर के पैरेलल है और दूसरा हम ले लेते हैं बी वेक्टर के पैरेलल। और अब पैरेलल ड्रॉ किया, अब ये था वेक्टर, इसको आपने रिजॉल्व करना था वेक्टर ए की डायरेक्शन में और वेक्टर बी की डायरेक्शन में। दिस वाज द वेक्टर ए जिसको आप इनकी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहते थे। तो आपने क्या किया, लेट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू वेक्टर। सो लेट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, and let's draw OP vector parallel to vector A and PQ vector parallel to B vector. So अब by triangle law क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, डायरेक्शन देखो ये और ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। सो ये पैरेलल ड्रॉ किया है तो इट्स नॉट इक्वल, पैरेलल है, मान लीजिए n टाइम्स है और ये m टाइम्स है। सो दिस कैन बी रिटन एज दैट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ओ क्यू वैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर। ऐसे ही लेते हैं ना, एक क्यू फॉलो कर रहे हैं, ये साइड प्लस ये क्लोजिंग साइड। सो दिस वैक्टर ए इज इक्वल टू n टाइम्स ए वैक्टर प्लस m टाइम्स बी वैक्टर। इस तरह से ये m एंड a जो है ये क्या है आपके, दिस स्केलर क्वांटिटीज हैं, एम एन स्केलर, इट्स अ स्केलर नंबर, जो भी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है इसमें। अब यही पॉसिबल वे है, अगर मान लीजिए आप ए को मान लेते हैं कि ये रिजॉल्व हुआ है n1 टाइम्स या m1 टाइम्स ले लेते हैं, ये एक पर्टिकुलर वे है कि इसको इसी फॉर्म में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए एक अलग नंबर ऑफ पेयर हम ले लेते हैं कि लेट वेक्टर ए जो है वो n1a प्लस m1b होता, nm की जगह पे कोई और नंबर होता। ठीक है, तो इसने क्या हो जाना था, सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज वी आर एज्यूमिंग। सो क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 दोनों ए वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
देयरफॉर आपका हो जाएगा एन ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर विल बी इक्वल टू n1 ए वैक्टर प्लस m1 बी वैक्टर. इन सबको एक तरफ ले सकते हैं हम. दिस विल बी n माइनस n1 ए वैक्टर प्लस m माइनस m1 बी वैक्टर इज इक्वल टू 0. सो ए वैक्टर और बी वैक्टर तो 0 है नहीं. ए वैक्टर इज एंड बी वैक्टर आर नॉन ज़ीरो. ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं वैक्टर, विच इम्प्लाइज कि इनके से मल्टीप्लाई हो रहा है. n माइनस n1 इज इक्वल टू 0, तभी आंसर 0 आएगा. और एंड m माइनस m1 is equal to 0. So this will imply what? N is equal to n1, m is equal to m1. So vector A can be only be one pair of numbers हो सकता है in which we can write the vector. So this proves, hence there is only one pair of number n and m using which one can write the vector. So that is, vector A can be written only as n times vector प्लस m टाइम्स वैक्टर b. ये तो जनरल हुआ, ये इतना आपको इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको ये डेफिनेशन पार्ट पता होनी चाहिए. ये तो समझाने के लिए मैंने जस्ट ये दिया है, तो कि ये इस तरह से स्प्लिट करना कि उनका सम जो है वो उसी को देता है. मेन अब हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वैक्टर. सो दिस इज द मेन टॉपिक वी हैव स्टार्टेड विद. Rectangular component of a vector. बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, आपको रिजॉल्व करने भी आने चाहिए. अब ये कहता है कि जो वेक्टर आपने रिजॉल्व किए अगर वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो जो दैट इज ये जो प्रोसेस होगा इसको किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करने का, दैट इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ठीक है. सो व्हेन अ वेक्टर is resolved into its component, such that the components are perpendicular to each other, such components are called rectangular components of a vector. ठीक है. अब हम एक प्लेन जो है उसमें लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं. पहले स्पेस में लेंगे, तीनों डायरेक्शन तीनों एक्सेस आ जाएंगी. सब पहले इन अ प्लेन कंसिडर करते हैं. इन अ प्लेन, ये 2 डायमेंशन 2D में आएगा. ठीक है. अब हमारे पास जैसे ये आपका हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, और ये मान लीजिए आपका जो वेक्टर है ए, कोई भी एक वेक्टर है जो कि थीटा एंगल इस एक्सिस पे बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है. ठीक है. सो वेक्टर ए जो है उसको हमने ओपी से रिप्रेजेंट किया है, ओपी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्स वाई प्लेन में है. सो लेट वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड by OP vector
and theta is the angle made by a vector with respect to x axis है, ठीक है। आपने ये OP वेक्टर में इसको A वेक्टर को आपने लिया हुआ है और ये किस में बाय OP वेक्टर किस प्लेन में आ रहा है, ये इन XY प्लेन में ये आपका वेक्टर है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर एंड अ परपेंडिकुलर ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। सो इफ दिस इज से PN और दिस इज PM, सो PN एंड PM जो है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन N किसके ऊपर है, X एक्सिस एंड Y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब XY प्लेन में तो आपको देखो ये जो कंपोनेंट्स भी होते हैं उसको हम अगर पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो हम कहते हैं X डायरेक्शन में तो X के एक्सिस के पैरेलल वाला X के बराबर हो जाता, वो Y के बराबर हो जाता। सो अब इसमें ट्रायंगल, अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, दिस इज O इज ओरिजिन, O आपका हो गया ओरिजिन ऑफ XY प्लेन, ठीक है। अब इन ट्रायंगल OPN, अगर इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इसके पैरेलल X एक्सिस के, Y के पैरेलल है, दिस इज द डायरेक्शन आई विल ड्रॉ। सो दिस अकॉर्डिंग टू यूजिंग व्हाट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर, राइट। नाउ ON वेक्टर जो है वो X, ये जो होगा दैट विल बी ON जो वेक्टर है इसको आप ये NP वेक्टर इसको आप लिख सकते हैं इसके पैरेलल, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ON वेक्टर प्लस OM वेक्टर ऐसे, ठीक है। दिस इज योर OP वेक्टर। इफ ON जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर इन X डायरेक्शन, है ना, इसका कंपोनेंट X डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू से आई राइट इट एज AX वेक्टर, एंड OM ये be the component of A vector in Y direction is given as AY vector. So this A vector is equal to what, AX vector plus AY vector, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो AX वेक्टर और AY वेक्टर है ये आपके क्या है, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, क्योंकि ये आपस में कैसे, ये दिस विल बी योर AX वेक्टर, ये हो जाएगा आपका AY वेक्टर, ये X डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, वो Y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं। AX वेक्टर एंड AY वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore called rectangular component ऑफ वेक्टर A। अब बच्चे ये जो वेक्टर होता है ना कोई भी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। एक साइड में मैं एक वो दे रही हूँ हिंट कि कोई भी वेक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। हमेशा वेक्टर वही होता है ना, vector is a magnitude into direction. So if I talk about vector A, it means I'm talking about the magnitude of this vector into, अब डायरेक्शन कौन देता है, तो आपको मैंने पढ़ाया था यूनिट वेक्टर, इफ यू रिमेंबर
यूनिट वेक्टर जो होता है, एक टर्म मैंने पिछले लेक्चर्स में की हुई है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज गिवन एज ए कैप। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा याद रखना है आपने, मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज 1, बाकी उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये मेनली यूज किया जाता है टू नो दी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। और डायरेक्शन इसकी कौन सी होती है? ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जिसका वो यूनिट वेक्टर होगा उसी वेक्टर की डायरेक्शन में वो होता है। ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। अगर ए कैप है तो ए वेक्टर, बी कैप है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। सिर्फ उसकी क्या मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। और इसमें यह भी बताया था मैंने बच्चे आपको दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। उसमें मैं इतना बताया था कैसे मैग्नीट्यूड निकालना, विल स्टडी इन दिस लेक्चर। तो ये एक फॉर्मूला आपको मैं पिछले लेक्चर में यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन दी थी तब दिया था। तो दिस इज ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है। डायरेक्शन की जगह पर आप क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या आ रहा है? इसमें ax वेक्टर क्या होगा? ax वेक्टर विल बी व्हाट? From here this reason if it say right, ax vector is what? Magnitude of ax vector into unit vector in the direction of ax. ax vector कहाँ को इस तरफ को लग रहा है? That is x direction, है ना? So this will be equal to what? मैग्नीट्यूड है तो सिंपल ax लिखा जाएगा। और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट इज x डायरेक्शन या x एक्सिस डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू इनटू आई कैप। ये यूनिट वेक्टर है। आई कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली ए वाई वैक्टर क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ए वाई इंटू जे कैप। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस वेक्टर ए, ये जो हमारी एक इक्वेशन हमारी आई थी कंपोनेंट के हिसाब से, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर A can be written as ax I cap plus ay j cap. If we are talking about the plane, this can be written like this. आप डायग्राम में ही ध्यान से देखेंगे बेटे। अब ax की वैल्यू क्या हो सकती है, और ये फिगर से हम ax की वैल्यू निकालना चाहें तो ax can be written as what? आप ax जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सो इन ट्रायंगल कौन सा वाला? OPN, सो ax इज इक्वल टू वॉट? इट इज एक्टिंग एज अ बेस। और मैंने आपको शुरू से ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई थी बच्चे तब भी बताया था कि कभी भी कोई ट्रायंगल है आपके पास, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल आएगा ना बच्चे, तो एक तो ये तो हाइपोटेनस हो गया। फिर एंगल देखते हैं हम। अब आई टॉक अबाउट दिस एंगल, तो जिसके ऊपर ये बनता है उसको बोलते हैं बेस, और जो दूसरी साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखो। तो जो बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? दैट इज ऑलवेज कॉस थीटा। तो इसीलिए बेस को हमेशा कैसे बोला था मैंने, याद रखना है, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। और रही बात परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर साइड का मेजरमेंट अगर आपको चाहिए होगा तो आप डायरेक्ट क्या याद रखेंगे? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। आपको सिर्फ देखना है एंगल कौन सा है। एंगल के जिसके ऊपर जिस साइड पे भी एंगल बनता है दैट इज अ बेस, और बेस के साथ हमेशा क्या आता है? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर सामने वाले जो परपेंडिकुलर साइड होती है उसमें हमेशा आता है कॉस थीटा।
सो ए एक्स इज इक्वल टू बेस है, बेस इज रिटन एज व्हाट, हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। हाइपोटेनस आपका क्या है, दैट इज योर ए, सो दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। उसके बाद ए वाई की बात, अगर आप ए वाई देखें तो ए वाई ये हो जाएगा परपेंडिकुलर साइड, सो दिस इज अ परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया बच्चों अभी, परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। हाइपोटेनस कौन है, दिस इज द ए, सो इट इज ए साइन थीटा। नाउ इफ यू स्क्वायर एंड ऐड देम, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग देम, क्या मिलेगा हमें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सॉरी ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाहर निकाल लीजिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, विच इज 1. सो ए स्क्वेयर is equal to ax square plus ay square. So the magnitude of a vector is always written as ax square plus ay square. This is magnitude of the vector. ठीक है, यहाँ पे तीन चीज़ें मैं जो है आपको बताने वाली हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फैक्टर, तो ये हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड, और इसकी जो एंगल होती है थीटा, अगर एंगल की बात पता करना चाहते हैं, दैट इज दिस थीटा, डायरेक्शन की वैल्यू अगर आप पता करना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे। सो इफ यू टेक दिस tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है बच्चे, दिस पी एन अपॉन ओ एन। पी एन क्या है आपका, ए वाई, ओ एन क्या है आपका, ए एक्स। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, tan को दूसरी तरफ भेज दिया, ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, सो दिस इज द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद द एक्स डायरेक्शन। अब इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है। अब तो ये जनरल मैंने ए वेक्टर लिया था ना, अगर किसी की पोजीशन वेक्टर के टर्म पे करना हो, एक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, पोजीशन वेक्टर पढ़ा है। अगर पोजीशन वेक्टर देखना है हमने, पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन, तो प्लेन की बात कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आर वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये वाई के पैरेलल है, इसलिए ये मेजरमेंट कितना है, वाई, ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक्स, बिकॉज ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह से हम ये इनकी थीटा मान लीजिए, ये एंगल बना रहा है, तो जनरल बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा ये डायग्राम आया था ना। तो आप ये वेक्टर आर को कैसे लिख सकते हैं, द वेक्टर आर कैन बी रिटन एज एक्स जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। ठीक है, तो ये इसका प्लेन में आप आर वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी कभी किसी की पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूछी होगी तो आप ये कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम ही लगनी है। देखो वैसे भी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये बात हुई पोजीशन की। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ चुके हैं अभी इन चीज़ों के बारे में, अब हमने प्लेन में देखनी है ये सारी बातें, है ना। सो आई विल टेक सेम चीज़, टू प्लेन की बात कर रहे हैं, 2D की ही बात कर रहे हैं हम। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ दो बातें आप याद रखोगे, सेम वैसा ही मैं प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, एक पॉइंट है, ये इसका P1 पॉइंट था, फिर ये इसकी P2 पॉइंट था। P1 की पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ये आपका x1 y1 है, और इसकी पोजीशन वेक्टर है
पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। ये r1 इसकी पोजीशन वेक्टर है, r2 इसकी पोजीशन वेक्टर है, ओ ओरिजिन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट वाज दिस, ये आपका क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये कहाँ से डायरेक्शन होती थी? यहाँ से वो यहाँ तक आया है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज P1 P2, P1 से जो P2 वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आप एरोज देखिए, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। हमको तो P1 P2 चाहिए, P1 P2 यहाँ रख लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, दिस इज योर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस तरह से लिखते हैं। तो अब R1 क्या है? R1 वेक्टर जो है आपका लिखा जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। R2 वेक्टर क्या लिखोगे? R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। सो R2 माइनस R1 जो होगा, R2 माइनस R1, तो I से I, J से J जाए माइनस होंगे, तो ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। और जब इसके मैग्नीट्यूड की बारी आएगी तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स में बच्चे याद रखना है। आपको अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आपको ऐसे लिखने आना चाहिए, ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन। मान लो जी इसको आप, मैं ऐसे एक जनरल सा एग्जांपल लेके दे देती हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि P1 जो है दैट इज़ 2 3, और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाता है P2 पे, जिसकी मैग्नीट्यूड है 4 6, ठीक है, ऐसे कुछ दे दिया। तो आपको क्या करना है? इसका जो R1 की जो वैल्यू आएगी, R1 विल बी इक्वल टू 2i प्लस 3j, और R2 की वैल्यू होगी 4i प्लस 6j। और जब हम माइनस करेंगे तो i में से i को, j में से j को माइनस करेंगे, सेम इसमें करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी न्यूमेरिकल में यूज होंगी। रही बात रिजॉल्व करने की, तो एक बात बिल्कुल ध्यान, एंगल को ध्यान रखिएगा। और अगर वो एंगल जिस पे भी बन रहा है वो बेस है, वहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, और अगर उसके जो 90 डिग्री पे उसके साथ होगा उसमें sin थीटा आ जाएगा। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट व्हाट वी हैव। अब हम पढ़ते हैं, ये प्लेन में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है तो क्या होता है? 2 से ज़्यादा भी देखने हैं ना। सो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर into 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी हम बात कर रहे हैं स्पेस की। अपने कमरे पे ध्यान दो, जिस कमरे में आप बच्चे बैठे हुए हो वहाँ देखो कोने पे, तो आपको एक दीवार, कोने वाले हिस्से में एक लाइन ऊपर को दिखेगी, एक लाइन इसकी लेंथ के अलॉन्ग दिखेगी फर्श के ऊपर, दूसरी लाइन उसकी चौड़ाई की तरफ को दिखेगी फर्श के ऊपर ही। तो 3 लाइनें दिख रही हैं आपको, तो ये 3 एक्सिस हो गई, ठीक है। सो एक्स वाई जेड डायरेक्शन आपका बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव, 3 डायमेंशनल स्पेस। अभी तक हम 2 डायमेंशनल में थे, ये और ये ऐसे कमरे का कोना दिख रहा है आपको बच्चे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई हो गया, ए हो गया जेड। अगर ध्यान से देखो तो वो बिल्कुल 90 डिग्री पे ये सीधी लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी वेक्टर जो है उसको आपने स्पेस में रिप्रेजेंट किया है। ये मान लीजिए ओ इसका ओरिजिन है, पी पॉइंट है ये, ठीक है। तो आप इसको जब ड्रॉ करोगे तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स आपके हैं एक्स वाई जेड है ना,
ऐसे ही लिखते हैं जैसे अभी तक 2 डायमेंशन में एक्स वाई था, इसमें तीनों हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो क्या होता है, यहाँ से अगर एक लाइन ऐसे नीचे को ड्रॉ करते हो, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल किसी प्लेन में नहीं है, मतलब दीवार के ऊपर नहीं है, कमरे के बीचों बीच जगह जो है वहां पर है। तो आप जब ड्रॉ करोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो होगा, दिस विल बी योर वाई, ठीक है। ये आप जो भी मेजरमेंट वाई एक्सिस के पैरेलल में ले रहे हैं, फिर जो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा ये आपका जेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जो है कौन सी एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया मैंने बच्चे, एक्स एक्सिस के, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वेक्टर जो है OL वेक्टर को भी हमने देखना है कि सॉरी ये जो OP वेक्टर है ये मैंने वेक्टर ले लिया, दिस इज द वेक्टर A। अब इसको रिजॉल्व करना है मैंने कंपोनेंट्स में। अब इसको मैं मान लेती हूँ कि अगर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको ड्रॉ कर दिया कि यहाँ तक एक्स एक्सिस के साथ है, दिस इज से AX, राइट। वाई की तरफ को अगर हम देखते हैं, वाई इधर, तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, ये मैंने 3 डायमेंशनल क्यूब बना दिया इधर पे, ताकि आपको इस तरह से आया, ये ऊपर तक जा रहा था यहाँ। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो है, दिस इज वाई डायरेक्शन में, मैंने इसको AY कर दिया और ये मैंने AZ कर दिया। A को रिजॉल्व कर रहे हैं 3 कंपोनेंट्स में, AX, AY, AZ। अब ये देखना है कि AX, AY, Z के साथ हमारा रिलेशन जो क्या है वेक्टर A का क्या है। तो अब अगर बड़े ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ से लेकर ये वेक्टर जो है, दिस इज योर OP वेक्टर, ठीक है। अब इस प्लेन पे आ जाते हैं, फर्श के ऊपर आ जाओ, मतलब ये हिस्सा आपका क्या है, फर्श है। तो ये अगर फर्श है तो यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूँ इसको Q, कहीं तो दिया नहीं ना Q, इसको नाम देती हूँ मैं L, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरह से, ये डायरेक्शन हो गई, ये किसके पैरेलल आपका जा रहा है, दिस इज पैरेलल टू दिस, वाई एक्सिस की डायरेक्शन इधर को है, ये डायरेक्शन भी इधर को दे देते हैं, ये इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन हमने पहले ये दी हुई है। तो इफ यू सी दिस एंड दिस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ के साथ ये बराबर हो जाएगा OQ के। फिर इसको एक साइड लेकर ये किसके पैरेलल जा रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो वाई डायरेक्शन में, तो दिस इज विल बी द एरो हियर। इसके लिए व्हाट विल डू इज, लेट वेक्टर A be represented by OP वेक्टर इन स्पेस, मतलब कमरे के बीचों बीच कहीं ऐसे हवा में लटका हुआ है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स जो हैं हमने इमेजिन किया है कि इसको हम लॉन्ग XYZ डायरेक्शन जो है इसके हमने निकालने हैं। सो टू फाइंड component of vector A along OX, OY and OZ, let us imagine a rectangular box, जैसा आपका कमरा है, ठीक है, with its edges पैरेलल टू दी एक्सिस। ये जो आपके 3 एक्सिस हैं इनके पैरेलल में इनकी इसकी एजेस आ गई है ना, इस तरह से आपने बॉक्स बना लिया है। और आप जो AX, AY, AZ जो है, AX, AY, AZ, ये आप मान के चलते हैं ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A इन OX, OY, OZ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, पहले हमने ये फर्श के ऊपर ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा वाला, OLQ, इस वाले ट्रायंगल में एरोस देखो, ये इधर को जा रही थी, ये इसके पैरेलल है, जिस वक्त में AZ है उसी डायरेक्शन में इसको भी किया हुआ है। सो योर OL वैक्टर प्लस LQ वैक्टर इज इक्वल टू OQ वैक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। OL वैक्टर हमें नहीं पता, OL वैक्टर कितना है, AX, LQ इसके पैरेलल है, तो दिस इज AZ इज इक्वल टू OQ वैक्टर। ठीक है, अब OQ वैक्टर की तो हमें नहीं पता कि क्या है। अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OQP, OQ पहले क्या लिया आपने, OLQ इस फर्श के ऊपर लिया, अब इसके साथ जो वेक्टर है उसके साथ ले रहे हैं OQP। अगर ये लेते हैं, इसमें देखो इसकी डायरेक्शन इधर को है, ये इधर को डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ को डायरेक्शन है, तो OQ वैक्टर प्लस QP वैक्टर इज इक्वल टू OP वैक्टर। डायरेक्शन एरो से डिसाइड हो गई है, ये एरो इसके पीछे कर रहे तो क्लोजिंग साइड ये हो गई। सो बाय ट्रायंगल लॉ, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो OQ की जगह पर मैं AX वैक्टर प्लस AY वैक्टर प्लस QP कौन है, ये किसके पैरेलल है, Y एक्सिस के, दैट विल बी AY, ये क्या है Z ना, इज इक्वल टू वैक्टर A। हेंस वैक्टर A कैन बी रिटन एज वैक्टर AX प्लस वैक्टर AY प्लस वैक्टर AZ, और ये क्या कंपोनेंट इन X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन, Z डायरेक्शन। दिस कैन बी रिटन एज magnitude AX into I cap, unit vector in X direction, plus magnitude of this vector into the unit vector in Y direction, plus magnitude of AZ vector into unit vector K cap in Z direction। ठीक है, I cap, J cap, K cap, ये क्या है, unit vectors in X, Y and Z direction respectively। तो ये आप किसी भी वेक्टर को आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दिस इज द वे वी राइट। एंड रही बात मैग्नीट्यूड की, तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसमें ये देख लीजिए, इसमें दो ट्रायंगल्स, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इसको भी निकाल लेते हैं कि क्या आता है। देखिए डायग्राम में यहीं पे फिगर यहीं रखती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम ये जो OLQ है ये कैसा है, ये 90 डिग्री पे है ना। अगर कोना देखो अपनी फर्श का कोना देखो, 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल है। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा वाला, OLQ, इसके हिसाब से ये जो है OQ क्या है, हाइपोटेनस है। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर। सो ये कितना है OL, दैट इज AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर, दिस इज योर OQ स्क्वायर। देन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल, ये यहाँ से ड्रॉ किया नीचे की तरफ, इसके पैरेलल है, तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे गिरेगा। सो दिस ट्रायंगल कौन सा वाला नाम दिया, OPQ। पहले भी हमने जब ये ड्रॉ किया था तब भी हमने यही वाले ट्रायंगल लिए थे, OLQ OPQ। हम वहाँ पे ट्रायंगल लॉ से, वेक्टर एडिशन के लॉ से ये चीज़ें निकाली। और मैग्नीट्यूड की बात आई तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, OP स्क्वायर जो होगा
दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस ओ क्यू स्क्वेयर. सो पी क्यू इज वॉट? पी क्यू पैरेलल टू ए एक्स, सॉरी ए वाई, ये हो गया ए वाई स्क्वेयर. वॉट इज ओ क्यू स्क्वेयर? दैट इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर. वॉट इज ओ पी? दैट विल बी ओ पी विल बी इक्वल टू वॉट? दैट इज ए का स्क्वेयर. मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे. सो दीज ऑल आर द मैग्नीट्यूड्स हियर. सो वी कैन राइट इट एज a is equal to under root of ax square plus ay square plus az square. इस तरह से बच्चे आपने ये रखने. न्यूमेरिकल्स में सब ने यूज़ होना है, बहुत न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने इसमें. ये एक किसी भी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड है ना ये, सो दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है. अब अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर ले रहे हो, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 3D. जैसे वो लिया हुआ था, डायग्राम ड्रॉ किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, प्लेन में किया था. तो ये चीज़ ऐसी होगी, ये आपका आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. पॉइंट पी एस, ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड. तो आप यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. तो ये एक्स के पैरेलल वाई के पैरेलल वाई हो गया, ये जेड के पैरेलल ये जेड हो गया, एक्स के पैरेलल ये एक्स हो गया. सो दिस आर वेक्टर आपने बच्चे याद रखना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की तरह लिखेंगे. ठीक है. और पोजीशन वेक्टर की जगह अब ज़्यादा फिर से नहीं जाऊंगी मैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की जाती है तो डेफिनेटली आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे. दिस इज अगेन अ, ये पॉइंट है इसका, इसको P1 नाम दिया. दूसरा पॉइंट है, इसको P2 नाम दिया. इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, इसके भी एक्स वाई जेड है. ये R1 है, ये R2 है, और दिस इज, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 होता है, विच इज इक्वल टू व्हाट? हमेशा आप जब लिखेंगे तो इसको कैसे लिखोगे? x2 माइनस x1 आई वाला प्लस y2 माइनस y1 जे z2 माइनस z1 के कैप. इस तरह से लिखा जाता है बिकॉज R1 क्या है? R1 इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ये क्या हो जाएगा? 1 1 1. और ये क्या है? 2 2 2. और R2 इज व्हाट? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप. ये 1 1 1 है, वो 2 2 है. तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो निकालेंगे. मैग्नीट्यूड की बारी आएगी तो इन्हीं का स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज़ योर डेल्टा आर वेक्टर. ठीक है. मैग्नीट्यूड आएगा तो जैसे ये स्क्वायर होते हैं वैसे ही आपने इनके भी स्क्वायर्स जो हैं वो कर लेने हैं. राइट. न्यूमेरिकल, अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन is at an angle 30 degree with the x-axis. So I'll draw this is, ये आपकी x-axis हो गई, ये आपका 4 न्यूटन का फोर्स हो गया और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है. ठीक है. दिस इज द एंगल इट इज मेकिंग. इन्होंने क्या बोला? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y कंपोनेंट of the force. x component and y component निकालना है. this is f. so fx क्या हो जाएगा? x component of force which is equal to, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इसके ऊपर एंगल बना है तो इट इज एक्टिंग एज बेस. बेस में मैंने आपको क्या बताया था? राइट f cos theta. so this will be equal to f is how much? 4 cos 30 degree. so cos 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 4 इंटू अंडर रूट 3/2. आपको याद होगा मैंने आपको ये फॉर्मूलाज पहले
बताए हुए हैं आपको वैल्यूज़ को याद रखने वाले। ये टेबल पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ये बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए आप लोगों को। देन एफ वाई, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ एफ। सो वाई कंपोनेंट ये है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, विच विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, सो 4 इंटू हाफ, सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2√3 न्यूटन, और ये हो जाएगा 2 न्यूटन। सो इतना सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में ही आता है, तो यू कैन रिजॉल्व दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी पॉइंट पे मूव कर रहे, XY प्लेन में, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए बोला है और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी बोला हुआ है। तो पहले बात है, आपको ये दिया हुआ है, तो ए वेक्टर दिया हुआ है 2 और 3, राइट। सो यहाँ से इसको मूव किया आपने बी पॉइंट पर, ए की वैल्यू कितनी दी है 2 3, बी पे कितनी दी है 6 4। तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर जो होगा, दिस आर ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और आर बी वेक्टर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 6i कैप प्लस 4j कैप। ये मैंने बताया था ना आपको ऐसे लिखना है अगर इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। फाइनल पोजीशन क्या है, आर बी माइनस आर ए। तो अब होता कैसे है, माइनस आई में से आई, जे में से जे, तो दिस विल बी 6 माइनस 2i प्लस 4 माइनस 3j। सो दिस विल बी इक्वल टू योर 4i प्लस j। अब यूनिट्स तो कुछ दी नहीं है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे यूनिट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4i प्लस 1j। अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या बताया था, दिस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, आर वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, आर वेक्टर वॉज रिप्रेजेंटेड एज, अभी आपको मैंने पीछे बताया था, आर वेक्टर जो है आप इसको जनरल जब रिप्रेजेंट कर रहे थे, सो स्टार्टिंग में आई हैव टोल्ड यू विच यू हैव टू रिमेंबर कि कोई भी वेक्टर है इसको अगर आप, आई एम नॉट गेटिंग द पेज, चलो मैं इसे फिर से दिखा देती हूँ किसी रफ कागज़ में, उड़ गया मेरे कागज़। सो कोई भी वेक्टर ऐसे आर वेक्टर है, तो हम आर वेक्टर को लिखते थे XI कैप प्लस YJ कैप, इस तरह से लिखते थे ना। तो आपका ये आर कितना आया है दिस, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर की बात आती थी तो हम √x² प्लस y² करते थे। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 4i एंड 1j, तो x की जगह 4 है और इसकी जगह 1 है, तो इसके कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू योर x² प्लस y² विच विल बी इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √17, 16 प्लस 1 17, इतना यूनिट। सो एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारी दैट विल बी √17 डिवाइडेड बाय 2, है ना, इतना यूनिट। क्लियर। One of the rectangular component is 80 km/h is 40 km/h. Find the other component. ये आपकी वेलोसिटी दी हुई है, इसका कंपोनेंट दिया हुआ है। अच्छा, अभी मैंने आपको जब पहले करवाया है, आई हैव गिवन यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई हैव गिवन यू पोजीशन वेक्टर, यस ईयर इस तरह से दे दिया है। तो कोई भी वेक्टर इन जनरल अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन की जगह, अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर भी है, इफ दिस इज से इस डायरेक्शन में ए वेक्टर दिया था ना, अब मैं बोलती हूँ ये वी वेक्टर है, तो इसके भी जब कंपोनेंट आप लिखोगे तो इस तरफ आ जाएगा आपका Vx, इस तरफ आ जाएगा आपका Vy वेक्टर। ठीक है, इसके कंपोनेंट ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन, थीटा इज द एंगल। तो यहाँ पर भी आपका जो ये V वेक्टर है, V वेक्टर इज इक्वल टू Vx I कैप प्लस Vy J कैप, अगर 3 डायमेंशन है तो
के कैप भी आ जाएगा, और दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन से दैट, जैसे पहले लिखते दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज बच्चे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इसी पे बेस्ड है ये वाला न्यूमेरिकल। रेक्टेंगल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो 80 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी है, उसके कंपोनेंट दिया हुआ है एक, दूसरा आपसे बोला हुआ है रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, तो एक अगर एक्स डायरेक्शन दिया तो वाई आपको निकालना है, ये वाई है तो एक्स निकालना है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो आपको मालूम है कि वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आपका, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक कंपोनेंट मान दो हम लोग वी एक्स वैक्टर ले लेते हैं, दैट इज गिवन एज 40 किलोमीटर पर आवर। आपसे दूसरा पूछा हुआ है, ये आपसे पूछा हुआ है, तो आपको मालूम है कि आप कैसे लिख सकते हैं इसको। यू कैन राइट इट एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो वी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। सो 80 का कितना हो गया 6400 माइनस ये कितना हो जाएगा 1600, कितना हो गया 4800। ये कितना आ रहा है वी वाई इज इक्वल टू दिस थिंग। इसको थोड़ा सिंपल लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल टू 48 को मैं लिख सकती हूँ, आई कैन ब्रेक इट एज सिंपल। अगर इसको करना है मैंने तो 6 8 48 इंटू 100 है ना, फिर ये इसमें से भी ब्रेकआउट हो जाएगा। यू सी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, कितना बाहर चला गया 4 और 10 40 है ना। दिस विल बी योर 40 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू भी बच्चे आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक तो ज़ीरो आना ही आना है, 4 से करते हैं 4 2 8, 4 3 12, कैरी 1, 4 7 28, 29, 2 कैरी 4 1 4 5 6 और 1 2 3 1 2 3 इतना। सो दिस इज 69.28 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, मैग्नीट्यूड इस तरह से दिए हुए थे, आपको निकालने थे। देन ये क्या दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज गिवन दिस। मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। सो एक्स मैग्नीट्यूड भी है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स ए एक्स वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7, और यू कैन से दैट सिंपल ए एक्स इज इक्वल टू 7। अगर ये 7 है तो ए वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स दिए, एक मैंने बता दिया ऐसे निकालना, तो ए वाई इज इक्वल टू ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का दिया हुआ है 11 एंड वाई कंपोनेंट दिया है। सो ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का, सो आपको यहाँ पर दिया ए प्लस बी क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इसी तरह होगा ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ऐसे ही लिखेंगे वेक्टर ए। इसमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या है आपका, दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये क्या है वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी। इसकी वैल्यू दी हुई आपको 11,
इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 9, राइट। यानी कि आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, और सॉरी ax प्लस बी एक्स, एक्स कंपोनेंट ना, और ay प्लस बी वाई दिया हुआ है आपको 9। आपको ax की भी वैल्यू पता है, ay की भी पता है, तो इन दोनों इक्वेशंस को लेके, ये वाले को लेके और ये वालों को, यहाँ ax की जगह क्या आ जाएगा 7 प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 11, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से बी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, और बी वाई की वैल्यू हो गई 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। आपसे पूछा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। सो बी एक्स इज हाउ मच 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना होता है अंडर रूट 25, यानी कि 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5। थोड़ा घुमा के दिया, ये थोड़ा स्टार बना लीजिए, ये इतना मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से नहीं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये आपके कुछ न्यूमेरिकल है, पर मैंने कहा था मैं आपको कुछ और टिप्स भी दूंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है, देखो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, 30 डिग्री पे है, आपको एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल निकालने हैं, तो दिस यू कैन डू। एक वेक्टर का ले लेना है जो कि 10 यूनिट्स का है, जैसे अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल किया, हमने वहाँ पे क्या लिया हुआ था, फोर्स लिया हुआ था, ये फोर्स था 4 न्यूटन का, आप क्या लिखेंगे इसकी जगह पर 10 यूनिट में बात होगी, और एंगल कितना है 30 डिग्री, सो इधर जैसे 30 डिग्री, तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट वैसे इसको निकालना है। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 60 मीटर पर सेकेंड इज 30, इसका इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये दिया हुआ है, यानी ये v है, ये वी एक्स मान लीजिए, वी वाई आपने निकालनी है बिल्कुल वैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है। A force is inclined at 60 degree to horizontal if its rectangular component in horizontal direction is 50 Newton. Find the magnitude of force in the vertical. So आपको फोर्स है, आपको बताया नहीं है वो फोर्स, ये मान लीजिए इस तरह से है आपका, ये फोर्स है, ये 60 डिग्री पे बोला हुआ है, इन्होंने बनाया हुआ है टू द हॉरिजॉन्टल इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे बता दिया है कि 50 न्यूटन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट, आपको ये इधर पे भी निकालना है, ये एफ की वैल्यू भी निकालनी है आपको, ये तो आपको एफ एक्स है, आपको एफ वाई भी निकालना है, ठीक है। सो दिस इज गिवन, सो यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड आउट कि ये वैल्यूज क्या हो, कैसे निकालेंगे, आपको ये एंगल दिए हुए हैं, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से आपको f की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपको एफ एक्स तो पता है 50, सो दिस इज 50 इज इक्वल टू f आपको निकालनी है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, cos 60 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/2, सो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब एफ वाई निकालना, तो एफ वाई इज व्हाट, अब f की वैल्यू पता लगी, आप एफ आई की निकाल लीजिए, एफ आई क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बी एफ साइन 60 डिग्री, एंड आपने वैल्यू निकाली। तीनों न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी 1 घंटा 6 मिनट हो गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे लूँगी इसको, कुछ टिप्स मैंने आपको देने हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, तो जो नया लेक्चर शुरू करूँगी डॉट प्रोडक्ट का, उससे पहले थोड़ी सी टिप्स मैं जो दूँ आपको दूँगी, जिसमें आप रिजॉल्व करेंगे वेक्टर्स को। टिल देन have a nice day. If you have any doubt, please write in the comment section. Bye.